हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है मात्रक और मापन की इस ओजस्वी कड़ी में। अभिनंदन विशेष विशेष विशेष। आंकिक प्रश्नों का जो बवाल और बवंडर और जो भूचाल आ रखा है हमारी सभा में, बहुत ही शानदार तरीके से हम उदाहरणों को कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को भी करेंगे। तो आशा करूंगा कि आप सभी बहुत बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी हम उदाहरणों में, आंकिक उदाहरण पे बहुत बड़ी चर्चा कर बनाए रख रहे हैं। उन्हीं चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आंकिक उदाहरणों को और आगे पढ़ते हैं। देखिएगा क्या है वो मात्रक व मापन। मात्रक और मापन की मैं अगर बात करूं तो वो क्या है, जरा देखिए। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न, हाँ यहां तक पहुंच गए। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अब देखिए बात आती है यहाँ से जो बात आ रही है वो थोड़ी टर्न है। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। 13, 14, उदाहरण 15, ओहो उदाहरण 16 बहुत बड़े हैं मित्रों, 17 फिर क्वेश्चन आ रहे हैं। काफी उदाहरण पड़े हैं। देखिए धुआं धुआं कर देते हैं अभी। आओ, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.13 जो है हमें सिखा रहा है कि किसी घन, क्या कहना चाह रहा है, किसी घन की प्रत्येक भुजा की जो माप है वो 7.203 मीटर है। क्या है? किसी घन की प्रत्येक भुजा की जो माप है वो 7.203 मीटर है। दूसरी बात, उचित सार्थक अंक तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। उचित सार्थक अंकों तक आप घन का क्या करो, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताओ और आयतन भी बताओ। बहुत प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर दीजिए इसको आप इंपॉर्टेंट कर दीजिए। किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप दी गई है 7.203 मीटर। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमें आयतन दोनों बताने हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। पहले मुझे बताओ भुजा का माप क्या है। पहले मैं कहूंगा भुजा का जो माप है वो माप है मेरे पास 7.203 मीटर। क्या है? भुजा का माप है मेरे पास 7.203 मीटर। कितने सार्थक अंक हैं? मैं कहूंगा भुजा के माप में सार्थक अंकों की संख्या, भुजा के माप में सार्थक अंकों की संख्या क्या है जरा देखिए। अगर भुजा के माप में सार्थक अंकों की संख्या की मैं अगर बात करूं तो वो क्या है देखिए, 7203। कितने सार्थक अंक हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैं कहूंगा टोटल 4 सार्थक अंक हैं। टोटल 4 सार्थक अंक हैं। तो अब आप क्या करें, इन 4 सार्थक अंकों के आधार पर ही क्या करें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालें और घन का आयतन भी निकालें। क्लियर? इन्हीं 4 सार्थक अंकों तक आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालें और घन का आयतन भी निकालें। ये दोनों ही बातें हमको करनी। क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब है मित्रों। देखिएगा कैसे आंसर आएगा इस। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि हमें जो आंसर निकालना है वो कितने अंकों तक लाना है, 4 सार्थक अंकों तक लाना है।
मैं कहूंगा अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने चलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, क्या नाम से जाना गया है? मैं कहूंगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है एरिया बराबर है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। एरिया बराबर है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। समझ आया? किसी घन की प्रत्येक भुजा का जो माप है 7.203 मीटर है, उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और हमें आयतन बताना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 7 पॉइंट कितना है देखो, भुजा है 7.203। भुजा है मेरे पास 7.203 का होल स्क्वायर आया। कितनी है भाई भुजा? 7.203 का स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? मैं कहूंगा ये मेरे पास आ रहा है एरिया बराबर टोटल, ये अगर मैं करता हूं तो ये आ रहा है 311 पॉइंट। बताएं मुझे कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, 311 पॉइंट। अगर मैं कहूं तो ये आ रहा है मेरे पास 2995 मीटर स्क्वायर। ओके, 311.2995 मीटर स्क्वायर। पर हमें तो इतने अंक लेने ही नहीं, हमें तो इतने अंक नहीं लेने हैं। हमें सिर्फ कहा है भुजा का माप इतना है और भुजा के माप में सार्थक अंक 4 है। 4 सार्थक अंकों तक हमें बात करनी है, तो 4 सार्थक अंकों के अधीन अब देखिए 3 अंक तो यही हो गए। यहां से अगर एक अंक में ये लूं, 2 और 9 ये 29 हो रहा है, तो राउंड फिगर में इसको मैं यूं लिख सकता हूं 311.3 मीटर स्क्वायर। एरिया बराबर है 311.3 मीटर स्क्वायर। क्या यहां तक समझ आया? क्या यहां तक समझ आया कि एरिया कितना आया? ये 3 अंक तो थे, हमें कितने लेने हैं? 4 लेने हैं, क्योंकि जो अब देखो भुजा के माप में हमें दिए हैं 4 सार्थक अंक, हम रिजल्ट लेकर आ रहे 6 सार्थक अंक, वो नहीं माना जाएगा। जितने सार्थक अंकों की संख्या पहले निवेश की गई है, अर्थात भुजा में है, तो भुजा काम आई है क्षेत्रफल में, तो वही सार्थक अंकों की संख्या के आधार पर आपको क्या करना है? आपको लेकर आना है क्या? यहाँ पर क्षेत्रफल लेकर आना है। तो 4 थे तो इसमें भी 4 ही आने चाहिए। तो हमने 4 तो निकाल लिए कि ये 4 सार्थक अंक हमारे पास आ गए। तो 311.29 को हमने कर दिया 3, 29 को हमने कर दिया 3, 311.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो क्या है, उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और हमें क्या चाहिए? आयतन भी बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है और हमें आयतन भी बताना है। एरिया तो ये है, एरिया ये है, अब हमें आयतन बताना है। वो कैसे आएगा? मैं कहूंगा अतः घन का आयतन, अतः घन का आयतन बराबर हो जाएगा V बराबर क्या होगा? भुजा क्यूब। कितने अंकों तक लाना है? कितने चलिए भुजा क्यूब है, तो भुजा का माप क्या है? 7.203। मैं कहूंगा भुजा का माप आया है मेरे पास, भुजा का माप आया है 7.203 का होल क्यूब। वॉल्यूम कितना आ रहा है? 7.203 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो ये आ रहा है मेरे पास 373.74। देखो जरा, 373 पॉइंट में कहूंगा 74 नहीं 714 है, ये 714 आ रहा है रिजल्ट हमारे पास मीटर क्यूब।
गॉट। मैं कहूंगा V बराबर है 373.714 मीटर क्यूब। समझ गया। पर हमें इतने सार्थक अंक थोड़ी चाहिए। कितने आ रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6। बाबा बाबा नहीं, इतने अंक नहीं लाने हैं हमें। V बराबर चाहिए 373 पॉइंट में कहूंगा 7। बस 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 हो गया और यही आंसर आ रहा है मेरे पास मीटर क्यूब। इतना ही लिखना है हमें, इतना ही लिखना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 373.7 मीटर क्यूब। क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या यहां तक क्लियर हुआ? जरा मुझे ये बताइए। पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.13 समझ आया कि नहीं? बहुत ही शानदार, हमने कर लिया है 2.13 उदाहरण कंप्लीट। सार्थक अंकों का अपने आप में अलग ही महत्व है। उनका क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है और उनका क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें दोनों बताने होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बोलिए, चलता हूं मैं आगे। देखिएगा क्या है ये। यस, अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है। पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.14 में हम पहुंच रहे हैं। पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.14 कि किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन जो है वो 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व व्यक्त कीजिए। हमें घनत्व बताना है। जरा देखिए, हमें पदार्थ के ग्राम, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान मास कितना दिया गया है? 5.74 ग्राम दिया गया है। आयतन कितना दिया गया है? मैं कहूंगा आयतन जो है, वॉल्यूम कितना दिया गया है, वो है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1.2। ओके ओके ओके, अच्छा चलो रहने दो, क्यों बदलना जब CGS पद्धति ही चल रही है। सार्थक अंकों को ध्यान दो जरा और घनत्व बताओ जरा। देखिएगा कैसे। यहां मैं कहूंगा द्रव्यमान M बराबर 5.74 ग्राम है और आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप यहां देखोगे कि 1 2 3, यहां कितने सार्थक अंक हैं? 3। यहां देखोगे 1 2, कितने सार्थक अंक है? 2। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई रिजल्ट निकालते हो और उसके लिए पहले से आपको कुछ इनपुट दिया गया हो, जैसे ये कुछ वैल्यू अगर दी जाए, तो आपको रिजल्ट निकालते समय ध्यान देना है कि रिजल्ट में हमेशा जो न्यूनतम सार्थक अंक वाली वैल्यू थी ना, वही वैल्यू काम में लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 सार्थक अंक है, इसमें 3 है, तो आपका जो परिणाम आना चाहिए उसमें सिर्फ 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए, 3 नहीं। समझ आ गया? तो याद रखना, चूंकि मैं कहूंगा चूंकि पदार्थ के आयतन में, चूंकि पदार्थ के आयतन में पदार्थ के आयतन में 2 सार्थक अंक हैं। पदार्थ के आयतन में क्या है? मैं कहूंगा चूंकि पदार्थ के आयतन में 2 सार्थक अंक हैं, अतः पदार्थ के आयतन में मैं कहूंगा 2 सार्थक अंक हैं, अतः घनत्व, अतः पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व भी
दो सार्थक अंकों से, दो सार्थक अंकों से समाहित होना चाहिए। दो सार्थक अंकों से समाहित होना चाहिए। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान के अंदर यहाँ आयतन में 2 है तो घनत्व में भी 2 ही होने चाहिए। बस अब तो सूत्र निकालना है। कैसे? आप जानते हैं द्रव्यमान m बराबर, मैं कहूंगा आयतन इंटू घनत्व। मैं कहूंगा द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, आयतन v इंटू घनत्व रो। तो घनत्व रो बराबर कितना होगा, घनत्व रो बराबर हो जाएगा द्रव्यमान m बट्टे आयतन होगा v। नहीं आया? द्रव्यमान m बट्टे आयतन क्या होगा मेरे पास, v। ये आ जाएगा मेरे पास घनत्व रो बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो किधर चला मैं, किधर चला? देखो देखो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 574 ग्राम। रो बराबर है 574 ग्राम। रो बराबर 5.74 ग्राम। और आयतन कितना है 1.2। आयतन जो है वो है मेरे पास 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। रो कितना आ रहा है, भाग दीजिए 5.74 के अंदर 1.2 का 4.7833 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास घनत्व तो आ गया मित्रों, परंतु यहाँ एक समस्या है। क्या है समस्या? देखिए कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5। हमने क्या निर्णय किया था कि 2 सार्थक अंक तक लाना है। तो 2 सार्थक अंक तो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। 4.7 आंसर होना चाहिए, बिल्कुल इतना ही होगा, परंतु ये 78 है। तो नियरली इक्वल्स टू हम इसको लिख देंगे 2 सार्थक अंकों के तहत राउंड फिगर मैं पूर्णांकन के नियमों को लगाऊंगा और हो जाएगा 4.8 ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब। क्या इतना समझ में आया? हमें 2 ही अंकों तक लाना है तो हमारे पास आंसर आएगा 4.8 ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए जरा। आशा करूंगा यहां तक तो आपको ये सारी बातें, उदाहरण जो है क्लियर हो गए हैं। तो उदाहरण जो 2.13 था और उदाहरण 2.14 था, ये दोनों के दोनों सार्थक अंक पर थे। अच्छे क्वेश्चन थे, अपन ने कर लिए। चलिए मैं चलता हूं आगे के क्वेश्चन के अंदर। ये आइए क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए जरा क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के बारे में बताइए। क्या राइट आंसर होगा मेरे पास? क्वेश्चन कह रहा है, आइए, कहा आइए निम्नलिखित समीकरण पर विचार करें। आइए निम्नलिखित समीकरण पर विचार करें। तो समीकरण कहाँ है मींडा? हाँ, तो मैं कहूंगा समीकरण पर विचार करें। हाफ mv² mgh ये है समीकरण। कहना चाह रहा है जहां m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और v क्या है, v इसका वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, ऊंचाई है। g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। जांचिए कि क्या ये समीकरण विमीय दृष्टि से सही। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन मित्रों।
धुआं धुआं कर देंगे ऐसे क्वेश्चन में तो। देखिए हाफ mv² बराबर mgh है। m वस्तु का द्रव्यमान है, v इसका वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। जांचिए और बताइए ये समीकरण सही है कि नहीं। देखो देखिए हमारे पास समीकरण है हाफ mv² बराबर mgh। नहीं आया क्या? ये नहीं आया, बताइए जरा। मैं कहूँगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में से आप देखोगे क्या मिल रहा है, हाफ mv² मिल रहा है, और इधर राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड में mgh मिल रहा है। ठीक, राइट हैंड साइड में mgh मिल रहा है। तो हाफ mv² जो होगा, हाफ mv² जो होगा, मैं कहूँगा यहाँ पे हाफ तो कांस्टेंट है, 1/2 की व्याख्या नहीं होगी। m की जगह मैं कह दूंगा m1। वेग पता है क्या है, L1 t-1 का होल स्क्वायर। ये है मेरे पास m1, वेग है L1 t-1 का होल स्क्वायर। ये होगा m1 L2 t-2 122। अगर यही वीमा और यही वीमीय सूत्र अगर इस mgh दाएं पक्ष में भी अगर आता है तो हम कहेंगे ये संबंध सत्य है। और अगर मान लो नहीं आता है तो हमें चुपचाप यहाँ से विदा हो जाना है कि ये संबंध सत्य नहीं है। क्लियर? तो हाफ mv² बराबर हो गया दिस, और mgh बराबर मैं कहूँगा, mgh बराबर मैं कहूँगा ये हो जाएगा मेरे पास m1, g हो जाएगा L1 t-2, h हो जाएगा L1। समझ आ गया? mgh में m1 हो जाएगा, L1 t-2 हो जाएगा, h हो जाएगा L1। क्या मिलेगा फाइनली, m1 L2 t-2 122। मैं कहूँगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं परस्पर बराबर है। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं परस्पर बराबर है, अतः संबंध सत्य है। बहुत प्यारा प्रश्न। मैं कहूँगा चूंकि बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा परस्पर तुल्य हैं। मैं कहूँगा बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा परस्पर तुल्य हैं, अतः मैं कहूँगा अतः क्या होगा, अतः दिया गया संबंध सत्य है। अतः दिया गया संबंध क्या है, सत्य है। तो ये जो संबंध हमें दिया गया है वो संबंध हमारे पास क्या है भाई, सत्य है। तो राइट ऑप्शन जो है मेरे पास ये करेक्ट हो गया। 2.15 उदाहरण बहुत बढ़िया आया हुआ क्वेश्चन है, शानदार। क्या ये ऐसे क्वेश्चन कर लोगे मित्रों, बताओ जरा। क्या मैं आगे बढ़ूं मित्रों? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार।
देखिए अब इसमें आओ, ये धमाके वाले क्वेश्चन आ गए हैं। क्या कहना चाह रहा है? पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.16। दो 2.16 कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो मैं कहूंगा जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। और जूल बराबर है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 है। बहुत बढ़िया। चाल v का मीटर प्रति सेकंड और त्वरण a का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गतिज ऊर्जा k के लिए निम्नलिखित सूत्रों में आप किस किस को विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे? हमें कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो इस तरह से दिया गया है। चाल वेग का मीटर प्रति सेकंड मात्रक है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, गतिज ऊर्जा k के लिए निम्न सूत्रों में से किसको विमीय दृष्टि से आप गलत बताओगे, हमें बताना है। जरा देखो, ऊर्जा का एसआई मात्रक मैं कहूंगा ऊर्जा का एसआई मात्रक हमें क्या दिया गया है? एसआई मात्रक हमें दिया गया है जूल। ओके, क्या दिया गया है? जूल। आप देखोगे कि जूल को इन्होंने मापा है केजी मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर कहाँ है? केजी मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड स्क्वायर। ओके, वेग को किस में माप रहे हैं? वेग को मीटर पर सेकंड, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गतिज ऊर्जा के लिए आप बताना है कौन से संबंध सही है और कौन से गलत है। चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता वो भी देख लो। वेग का मात्रक क्या माना गया है? वेग का मात्रक ये जिसमें मापे गए हैं वो है मेरे पास मीटर अपॉन सेकंड, और त्वरण का मात्रक जो माना गया है, त्वरण का मात्रक जो माना गया है वो मेरे पास क्या है? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो एसआई मात्रक जूल है, केजी मीटर स्क्वायर बट्टा सेकंड स्क्वायर, और वेग का मात्रक मीटर अपॉन सेकंड है, त्वरण का मात्रक मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये बातें तो हमें क्वेश्चन ने कह दी। अब हमें ये देखना है गतिज ऊर्जा k के लिए निम्न सूत्रों में से आप किस किस को विमीय दृष्टि से गलत बताओगे, जहां m जो है वो पिंड का द्रव्यमान है। पहला ले लो, देखते हैं सही है कि नहीं। विमीय दृष्टि से गलत बताने का अंदाजा आपको पता चल गया होगा। बाएं पक्ष की विमा देखनी है, दाएं पक्ष की विमा देखनी, दोनों बराबर आ रही तो बल्ले बल्ले, नहीं आ रही तो छोड़ो उसको, गलत है वो, और क्या। पहला देखो, पहला जो है मैं कहूंगा पहला कथन क्या है? देखिए, अगर मैं पहले कथन के बारे में बात करूं तो वो है k बराबर m स्क्वायर वी क्यूब। पहला है a बराबर a है k बराबर m स्क्वायर वी क्यूब। यही है, देखो m स्क्वायर वी क्यूब। k क्या है? गतिज ऊर्जा। हाँ, k है गतिज ऊर्जा, v वेग है और m द्रव्यमान है। ओके, m है, कहीं दिया हुआ नहीं है, पर कोई बात नहीं। सुनो, यहां पे मैं कहूंगा k है मेरे पास गतिज ऊर्जा, m है मेरे पास द्रव्यमान मास, v मेरे पास क्या है? v है मेरे पास वेग। सुनो, इधर मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इधर मैंने लिखा है राइट हैंड साइड। दोनों चेक कर लो,
क्या ये बराबर आ रही है क्या? तो k बराबर होगा m स्क्वायर वी क्यूब। हाँ k मतलब गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा होती है k बराबर मैं कहूँगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो k बराबर हो जाए, हाफ को हटा दिया, m को m1 वेग हो गया L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर m1 L2 t माइनस का 2। नहीं आया क्या? ये नहीं आया, बताइए जरा जल्दी से। इधर देखो, इधर आ रहा है क्या? क्या दिया है? m स्क्वायर वी क्यूब दिया है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर मास है तो m2 वेग है मेरे पास L1 t माइनस 1 का होल क्यूब। क्या आ रहा है? m स्क्वायर L क्यूब t माइनस का क्यूब। कहाँ आ रहा है? मैं कहूँगा बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा परस्पर बराबर नहीं आ रही है। बाय बाय, इसको हम कहेंगे ये संबंध सत्य नहीं है, यह संबंध सत्य नहीं है। मैं कहूँगा अतः बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा मैं कहूँगा परस्पर तुल्य नहीं है। अतः संबंध सत्य नहीं। आया समझ में? मैं कहूँगा अतः जो दिया गया संबंध है वो मेरा सत्य नहीं है। चलिए भाई, बहुत बहुत आभार के संबंध सत्य नहीं है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरे में जाओ, दूसरा क्या कहना चाह रहा है? देखो, k बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि इसको चेक करना चाहिए, परंतु परंपरा है, जरूर करेंगे। दूसरा जो संबंध दिया है, k बराबर दिया है हाफ एम वी स्क्वायर। अब कौन क्या है सभी जानते हैं, लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं है। देखो जरा, यहाँ k क्या है? k है मेरे पास गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र है 122 m1 L2 t माइनस 2। मैं कहूँगा 122। क्या ये आया समझ में? बताओ। इधर क्या संबंध दिया है? हाफ एम वी स्क्वायर। आप कहोगे हाफ तो हटा दो, मैं कहूँगा एम वी स्क्वायर। क्लियर? मैं कहूँगा एम वी स्क्वायर है तो एम वी स्क्वायर के अंदर मैं कहूँगा m1 वी स्क्वायर है मेरे पास L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, m1 L2 t माइनस 2। वाओ, हम कहेंगे बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा बराबर है, संबंध सत्य है। कीजिए हम सब मिल बैठेंगे, हम सब बताएं जरा। मैं कहूँगा अतः बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा एवं बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा परस्पर तुल्य हैं।
बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा परस्पर तुल्य हैं, अतः यह संबंध सत्य है। ठीक है, ये भी राइट हो गए। और देखो क्या है, ये हमने कर लिए हैं, ये हमने कर लिया खचाक खचाक। ये आओ के बराबर एम ए, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, सी ऑप्शन में के बराबर एम ए, के बराबर एम ए। के बराबर एम ए। जरा देखो के क्या है, हालांकि पता है सभी को के है मेरे पास, मैं कहूंगा गतिज ऊर्जा, के है मेरे पास गतिज ऊर्जा। ओके, और ए बराबर क्या है, ए बराबर है मित्रों त्वरण। क्या है, ए बराबर है त्वरण। कैसे करूंगा मैं, देखिए के है मेरे पास गतिज ऊर्जा, तो अभी रिलेशन आया था m1l2t-2, यही था m1l2t-2, यही संबंध था हमारे पास। ma की अगर मैं बात करूं, ma की अगर मैं बात करूं तो m1 a क्या है, l1t-2। क्लियर? तो मैं कहूंगा ये संबंध तो अलग हो गया मित्रों। ma बराबर आ रहा है m1l1t-2। जहां एक बल आ रहा है तो एक ऊर्जा आ रही है, तो इसका मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करते हैं। मैं कहूंगा चूंकि बाएं पक्ष व दाएं पक्ष क्या है, बायां पक्ष और दाएं पक्ष की विमा परस्पर, बाएं पक्ष एवं दाएं पक्ष की विमा परस्पर तुल्य नहीं है, परस्पर तुल्य नहीं है। अतः यह संबंध क्या है, अतः यह संबंध असत्य है, या मैं कहूंगा विमीय दृष्टि से सही नहीं है। क्या मित्रों ये यहां तक समझ आया सभी को? बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहा है, जबरदस्त। मैं आगे बढ़ रहा हूं, बताओ। यहां हो गया। अब आओ इसमें, के बराबर 3/16 mv²। इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कहूंगा डी ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है के बराबर जो है 3/16 mv²। क्या ये संबंध सत्य है? मुझे लग रहा है सत्य है। यहाँ के क्या है, के है मेरे पास गतिज ऊर्जा, के है मेरे पास गतिज ऊर्जा। ये हो जाएगा m1l2t-2। जरा देखो इधर क्या है, इधर है mv², इधर है mv², तो ये हो जाएगा m1l1t-1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा?
ये हो जाएगा मेरे पास m1 L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, फाइनली m1 L2 t माइनस का 2। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये संबंध सत्य। अब आप कहोगे 3/16 कहाँ गया? लेना ही नहीं था उसको, वो तो कांस्टेंट है, यूं ही पड़ा रहेगा, यूं ही पड़ा रहेगा। तो मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा अतः बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा एवं मैं कहूंगा बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा परस्पर तुल्य, अतः संबंध सत्य है। क्या है? संबंध सत्य है। बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक तो आपको समझ आ गया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखिएगा, यहां तक तो क्लियर हो गया है, यहां तक पहुंच गए हैं हम लोग। अब लास्ट रहा है k बराबर है 1/2 mv² प्लस ma। चलिए ये भी कर लेते हैं, ई वाला ऑप्शन। क्या कहना चाह रहा है? ई वाला जो ऑप्शन है वो ये है, k बराबर हमें दिया गया है, k बराबर हमें दिया है 1/2 mv² प्लस ma। क्लियर? क्या होगा? अब देखो, इसमें बड़ी समस्या है। इसमें आपको दाएं पक्ष को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तीनों पक्ष या तीनों भागों की विमा समान होनी चाहिए, तभी ये संबंध जो है सत्य माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे आपको। क्लियर? क्या कहना चाह रहा है? ये इधर तो है k 1/2 mv², ये मुझे मिल जाएगा, हाफ को छोड़ो, m1 L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, m1 L2 t माइनस का 2। कोई डाउट किसी को? ये तो हो गया मेरे पास k m1 L2 t माइनस का 2। राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास? ये तो k का आया। अच्छा, ओके ओके ओके। इधर mv² मुझे लेना है, क्या मिलेगा? m1 L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, m1 L2 t माइनस का 2। गॉट? और ma की मैं अगर बात करूं, यहां क्या होगा? ma की मैं अगर बात करूं तो ये है m1a है L1 t माइनस 2 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है। ओके, ये आ रहा है m1 L1 t माइनस का 2। आप देख रहे हो यहाँ 122 है, यहाँ 122 है, यहाँ 112 ही है। तो इस वाले पक्ष की विमा इसके बराबर नहीं है, तो संबंध ई सत्य नहीं है। मैं कहूंगा अतः बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा एवं मैं कहूंगा बाएं पक्ष की विमा एवं दाएं पक्ष की विमा परस्पर तुल्य नहीं है, अतः संबंध सत्य नहीं है। संबंध सत्य नहीं है।
आया 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 आया, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न को हमने कर लिया है, शानदार तरीके से इम्पोर्टेंट कर दीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप उसे कर लोगे डन। ये हमने कर लिया है पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.16। देख लीजिए जबरदस्त तरीके से। तो मैं आगे बढ़ूं क्या मित्रों? मैं आगे बढ़ूं। बहुत शानदार क्वेश्चन देखिएगा। 2.16 तक हम कर चुके हैं। 2.16 2.16 2.16 ये क्या कहना चाह रहा है? ओहो हो मित्रों, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही धांसू प्रश्न है। तीसरे अनुप्रयोग के ऊपर, विमीय विधि का अनुप्रयोग नंबर 3, उदाहरण नंबर लास्ट 2.17। क्या इजाजत है इसको करने की मित्रों? शुरू कर दूं इसको? देखिए, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.17 हमें क्या कहना चाह रहा है? देखिएगा, एक सरल लोलक पर करो विचार कीजिए, जिसमें गोलक को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है और जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए इस लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो विमाओं की विधि को उपयोग में लेवो और दोलन काल के लिए सूत्र बताओ। क्लियर? सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है और जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई L में गोलक द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमाओं की विधि का उपयोग करके दोलन काल के लिए सूत्र बताओ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, प्यारा प्रश्न है मित्रों, बहुत प्यारा लंबा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा विमीय विधि का अनुप्रयोग ही यही है। विमीय विधि का अनुप्रयोग यही है कि आप किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना कर सकते हो अगर आपको ये पता चल जाए कि वो भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये हमें पूछ रहा है कि ये भौतिक राशि इन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, हमें इसका सूत्र बताना है। देखो अभी मैं कैसे कर रहा हूं। एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को एक धागे से बांधकर देखो कसकर लटका दिया गया है जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए गोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई, दोलन काल का मतलब है आवर्त काल, इसकी लंबाई पर द्रव्यमान g पर निर्भर कर रहा है। विमाओं की विधि को उपयोग करके दोलन काल का सूत्र बता दो। देखो मैं कहूंगा प्रश्न अनुसार क्या कहना चाह रहा है? लोलक का दोलन काल, मैंने क्या माना है? लोलक का दोलन काल t निम्न घटकों पर निर्भर कर रहा है। t निम्न घटकों पर निर्भर करता है। लोलक का जो दोलन काल t है वो निम्न घटकों पर निर्भर करता है। पहला घटक कौन सा है? t प्रोपोर्शनल है L, समीकरण नंबर 1।
टी प्रोपोर्शनल है m, समीकरण नंबर 2। टी प्रोपोर्शनल है g, समीकरण नंबर 3। क्लियर। टी प्रोपोर्शनल l है, टी प्रोपोर्शनल m है, टी प्रोपोर्शनल g है, यही है। इसकी लंबाई द्रव्यमान त्वरण g पर निर्भर कर रहा है। समीकरण 1, 2, 3 से मैं कहूंगा समीकरण 1, 2, 3 से कितने चलिए टी प्रोपोर्शनल एल, स्मॉल m और g, ऐसे लिख दूं क्या? ऐसे लिख दूं टी प्रोपोर्शनल एल, m और g। समानुपाती का चिन्ह हटाया, k कांस्टेंट आया, l, m, g। कोई डाउट है किसी को? जहां k क्या है? जहां k एक समानुपाती नियतांक है। क्या है k? मैं कहूंगा k एक समानुपाती नियतांक है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, अभी क्वेश्चन में वक्त है, अभी क्वेश्चन में समय है, शुरू हुआ है अभी तो क्वेश्चन बाकी है। देखो कैसे। t बराबर हो गया मेरे पास, t बराबर हो गया k, l, m और g। मैं कहूंगा जहां a, b, c क्रमशः l, m, g की विमाएं हैं। l, m, g की क्या है? विमाएं हैं। रख दो तो विमा। मैं कहूंगा t बराबर k, l की पावर a, m की पावर b और g की पावर क्या है? c। t बराबर k है, l की पावर a है, m की पावर b है, g की पावर c है। बताओ, नहीं होगा। इस समीकरण को आप पूरी तरह से समीकरण 1 नाम दे दीजिए। मैं नाम देता हूं इसको समीकरण नंबर a। ओके, अब आप इसको छोड़ दीजिए। आप क्या करो, पहले सभी के विमीय सूत्र लिख दीजिए। मैं कहूंगा सबसे पहले दोलन काल। दोलन काल कौन है? यहाँ पर t है, और t आवर्त काल का विमीय सूत्र m0 l0 t1, डायमेंशनल फॉर्मूला t1 आ गया। मैं कहूंगा लंबाई, लेंथ, l बराबर क्या होगा? m0 l1 t0। क्या हो जाएगी लंबाई? l बराबर m0 l1 और t0। ओके, लंबाई l हो गया। m क्या है मेरे पास? m है द्रव्यमान, m है मेरे पास द्रव्यमान। मैं कहूंगा m1 l0 t0। द्रव्यमान लंबाई l है मेरे पास m0 l1 t0। दोलन काल है m0 l0 t1। लंबाई ये है, और द्रव्यमान जो है वो है मेरे पास m1। यस, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है g। क्या होगा? त्वरण का वही फॉर्मूला मित्रों, m0 l1 t-2। एक बार सभी के विमीय सूत्र हमने लिख दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, शानदार। हमने सभी के विमीय सूत्र लिख दिए। अब क्या करो, समीकरण a में इन्हें स्थापित करो। समीकरण a में, समीकरण a में विमीय सूत्र के मान रखने पर, विमीय सूत्र के मान रखने पर कैसे आएगा? t बराबर है k,
L की पावर A, M की पावर B, G की पावर क्या है C। ठीक है, आओ सूत्र में वैल्यू रखो। T है M0, L0, T1, K है कांस्टेंट, K है कांस्टेंट। लंबाई का क्या हो गया बोलो जरा, यस L1 की पावर A लंबाई हो गई, L1 की पावर A। M1, M1 की पावर B, M1 की पावर B, और G हो गया L1T - 1 की पावर C। M0, L0, T1, K L1 की पावर A, M1 की पावर B, G L1T - 1 की पावर C। घातों को अंदर गुणा करो, क्या होगा M0, L0, T1। क्लियर, M0, L0, T1 और ये है K, ये हो जाएगा मेरे पास, मैं कहूँगा L की पावर A। ये है मेरे पास L की पावर A, ये है मेरे पास M की पावर B। ओके, L की पावर A, M की पावर है B, और L की पावर है C, L की पावर है C, और T की पावर है माइनस का C। नहीं आया समझ में? ये L की पावर A है, M की पावर B है, और L की पावर C, T की पावर है माइनस का C। चेक कर लो एक बार, क्या यहां तक क्लियर है? L की पावर A, M की पावर B, L की पावर हो गया G L1T माइनस, अच्छा T - 2 है ना मित्रों, गड़बड़ हो गया, देखो T - 2 लिखना था, ये माइनस का 2 है। तो T की पावर माइनस का 2। चलूं आगे, आधार समान है, घाते जोड़ दीजिए। बताइए, M की पावर B, L की पावर A प्लस C, T की पावर है माइनस का 2C। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, दोनों तरफ मैं कहूँगा, दोनों तरफ विमीय घातों की तुलना करने पर, दोनों तरफ मैं क्या कहूँगा, विमीय घातों की तुलना करने पर, अगर मैं तुलना करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए M की पावर इधर 0, इधर B है, B बराबर 0, A प्लस C बराबर है 0, -2C बराबर है 1। ओके, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। पहले 3 को सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। -2C बराबर 1 है, माइनस का 2C बराबर 1 है, तो 2C बराबर माइनस का 1 हो गया, C बराबर माइनस का 1/2, B बराबर पहले से आ चुका है 0। अब क्या है, अब एक वैल्यू और बची हुई है, वो है मेरे पास A प्लस C। कितना है? A प्लस C बराबर है 0। तो A की वैल्यू लानी है, C की वैल्यू आई हुई है माइनस का 1/2 बराबर 0, ले गया इधर। A माइनस का 1/2 बराबर 0, A बराबर 1/2। A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू उठाकर रखो समीकरण A में। पुनः समीकरण A से क्या है कि क्या है, देखिएगा, मैं कहूंगा L की पावर A है, M की पावर B है, G की पावर C है। L की पावर A है, L की पावर A है, M की पावर B है, G की पावर C है।
के एल की पावर ए कितना आया मित्रों, कितने चलिए ए है 1/2 B0 C माइनस 1/2, ए है प्लस का 1/2, m के ऊपर है 0, g के ऊपर है माइनस का 1/2 के, इसको रूट l लिख दो और ये तो 1 हो जाएगा और इसको 1/g की पावर 1/2 लिख दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे t बराबर के, इसको साथ में लिख दो। आया समझ में ये कॉन्सेप्ट आया। बताओ मित्रों, क्या ये जो मैंने सूत्र स्थापित किया है आपको समझ आया कि नहीं आया? आपको समझ आया कि नहीं आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आपको 2 अंक का एग्जाम में पूछा जाता है। विशेष ध्यान से पाठ्य पुस्तक उदाहरण 2.17 की, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए क्या ये क्लियर है? जल्दी से देखो क्या ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं मुझे, हरी अपना। तो मित्रों मैं आशा करता हूं यहां तक तो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए। आगे मैं और इन उदाहरणों को लूंगा और इन प्रश्नों को लूंगा आगे की कड़ी में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें और बेहतर से बेहतर करें। अगले उदाहरणों के लिए तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।